Dear student, as you know that I have taught you uh, lesson number 1, and right now I am teaching you lesson number 2, the last spring. So today you have to watch from here. My questions is, I will give a brief summarize. I will summarize this lesson. I will not tell line by line. तो ध्यान से देखना, समरी से बताऊंगा मैं इसको. माई एक्वेंटेंसेस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स आप जानते ही हैं, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं. लीड्स मी टू द सीमापुरी. मेरे जो इक्वेटेंसेस थे, मेरे जान पहचान के थे, उसमें जो अधिकांश जो थे वो सीमापुरी के रहने वाले थे. अ प्लेस द प्रेपरेटरी डेली माइल्स फ्रॉम इट. मेटाफोरिकली, those who live in those who lives here are squatters who came from बांग्लादेश in 1971. स्क्वाटर्स मतलब होता है हड़पना, और प्रेफरी मतलब होता है पास. तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बांग्लादेश से आकर के दिल्ली के पास जो सीमापुरी जगह थी वहाँ पे रहना चाहते थे. और ये लोग बांग्लादेश जब विभाजन हुआ था 1971 में, उस समय ये लोग आए थे. साहेब्स फैमिली एमंग देम. साहेब की फैमिली उसी में से एक थी. सीमापुरी वाज द देन वाइल्डरनेस. इट स्टिल इज, बट इट इज़ नॉट longer empty. It structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water. Live 10,000 रैक पिकर्स. अब इसमें उनकी स्थितियों के बारे में बात की जा रही है कि ये लोग सीमापुरी से आए थे, और जब ये लोग सीमापुरी से आए थे तो उस समय ये जो सीमापुरी था एक जंगल था, और इस समय यह पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुका है, खाली हो चुका है जंगल से. और इसका जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, सीवेज है, नाले हैं, ड्रेनेज है, और वाटर चारों तरफ पानी फैला रहता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है. और ये लोग रहते कैसे हैं? इन लोगों का जो रूफ है वो तारपीन एक होता है, तिरपाल होता है, त्रिपाल डालकर या कैटरेन जो हम आता है उसको डाल के लोग रहते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years without an identity, without permits, but with the ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. ये लोग यहाँ पर काफ़ी समय से रहते हैं. उन्होंने अपना जीवन काफ़ी समय बिताया यहाँ पर, लगभग 30 साल तक, 30 ईयर्स तक. और विदाउट आइडेंटिटी, इनका कोई भी पहचान नहीं. विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स गेट देयर नेम ऑन द वोटर लिस्ट. इनका न राशन कार्ड में नाम है, न वोटर लिस्ट में नाम है. एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन. और ये लोग अनाज नहीं खरीद सकते हैं वहाँ पे, मतलब इनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ये लोग भारतीय हैं. फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल दैन इन एंड आइडेंटिटी. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without any aching stomach, we would rather live here than in the fields than give us no grain. So a group of women in tatters मतलब होता है a bad condition cloth, saris. When I asked them why they left their beautiful लैंड आर ग्रीन फील्ड्स इन एंड रिवर्स. वहाँ की स्थितियों के बारे में बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन को सर्वाइव कराने के लिए उसकी पहचान से ज़्यादा ज़रूरी होता है अनाज, खाना. यदि उनको खाना ही नहीं मिलेगा तो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव करेंगे. जब मैंने वहाँ के महिलाओं से पूछा कि आप अपनी नदियों, अपने पहाड़, अपने झरनों, अपने खेत, अपने चीज़ों को क्यों छोड़ के चली आई हैं, जो कि एक फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी हुई थी. Children grow up in them, becoming partners in survival. बच्चे भी उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकर्स. सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब ही था कूड़ा बीनना. थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी proportions of the fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread of roof over their heads, even if it is leaking roof. But for a child
it is even more। बताया गया है कि कचरा उनके लिए सोना था। यह उनके डेली रोज़मर्रा का जीवन बन चुका था। उनके जो सरों के छत थे, चाहे वह टपकती हों चाहे न टपकती हों, परंतु उनके लिए रोज़ का काम था कूड़ा बीनना। बट अ चाइल्ड इज़ इवन मोर मतलब चाइल्ड के लिए सब कुछ वही था, कूड़ा बीनना ही था। चाहे उनकी छत छत टपक रही हो बारिश की वजह से या नहीं टपक रही हो, सबसे पहले उनको ब्रेड और रोटी के लिए मेहनत करना था, कूड़ा बीनना था। सम टाइम फाइंड अ रुपी इवन 10 रुपी नोट्स, साहब सेज। कभी कभी 1 रुपये मिल जाता था, कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाते। साहब कहता है हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक जाती थी। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ द गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग फॉर देयर अ होप ऑफ finding more। It seems that for the children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is the wrapped in wonder. For the elder, it means the survival। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बताया गया है कि जब वो कूड़ा बीनते थे तो उसके गार्बेज में कभी कभी सिल्वर कॉइन भी मिल जाते थे। तो इसको मिलने की वजह से वो अपना स्क्रॉन्गिंग मतलब होता है खोजना, सर्च करना नहीं छोड़ते थे और ज़्यादा सर्च करते थे, ढूंढते थे कि और कुछ मिल जाए। यह दर्शाता है कि जो वहाँ के बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, गार्बेज उनके लिए गार्बेज का मतलब कुछ और था और उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और था। बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था कि वह सिर्फ मतलब एक शौक के तौर पे काम करते थे, लेकिन जबकि जो उनके एल्डर्स का था वो सरवाइव करते थे। फॉर चिल्ड्रन इट रैप्ड इन वंडर, वंडर मतलब आश्चर्य, अजूबा होना, आश्चर्यचकित होना। बच्चों के लिए अजूबा छुपा हुआ था इसमें, जबकि जो बड़े लोग थे उनके लिए जीने का एक संसाधन था गार्बेज, कूड़ा बीनना। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर मॉर्निंग की बात है। आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेस्ट गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब watching two young men dressed in white playing tennis. I like game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing। एक सुबह की बात है, एक इंसिडेंट साहब बताता है कि वह सुबह जब कूड़ा बीने निकला तो उसने देखा कि पड़ोस में एक क्लब के लोग गेट के पास कुछ लोग टेनिस खेल रहे थे। तो फिर उसने क्या किया कि उसने बोला कि मुझे गेम पसंद है, मैं इस खेल को पसंद करता हूँ। वह कुछ ऐसा बड़बड़ाया, गुनगुनाया। तो जो गार्डन था या बागीचा था उसके पास वो खड़े होकर के उसको देखने लगा। फिर वो बताता कि मैं अंदर चला जाता हूँ जब वहाँ कोई नहीं होता है। वह स्वीकारता है कि गेट कीपर मुझे झूले का प्रयोग करने देगा कि नहीं देगा, मतलब वो झूलना चाहता है उस पर। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज। साहेब टू कहा गया कि साहेब भी टेनिस के जूते पहनता है। दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, जो उसकी डिस्कलर्ड शर्ट पे, फीकी पड़ी चुकी शर्ट पे अजीब सी लग रही थी। सम वन गेव देम टू मी, उसने कहा किसी ने मुझे दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ द एक्सप्लेनेशन, वह इसको और सफाई देते हुए एक्सप्लेन करते बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कहता है कि यह डिस्कार्ड मतलब होता है हटा दिया गया, निकाल दिया गया, फेंका गया। शूज रिच बॉय का, धनी लोगों का जूता है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि वो जो रिच बॉय है उन्होंने इसको पहनने से मना कर दिया क्योंकि उसमें कुछ होल हो गया है। डज नॉट बोदर हिम, जो कि उसे परेशान मतलब नहीं करता है, परेशान करना, कसा होता है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विथ इन अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, जो नंगे पैर घूमते हैं उनके लिए शूज़ मिल जाना एक ड्रीम, जो सपने की सच होने की जैसे है।
क्योंकि उनको कभी एक्सपेक्ट ही नहीं था कि उनको भी शूज़ पहनने को मिलेगा। बट द गेम इज वॉचिंग सो इंटेंसली इज आउट ऑफ द रीच। परंतु जो खेल जिसको वह इतने ध्यान से देख रहा था वह उसकी पहुंच से काफ़ी दूर था। आगे देखो। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, in his hand a steel container, a new work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance, I am paid 800 rupees and all my meals। अब यहाँ तक देखो, एक सुबह की बात है, साहब को वह जो राइटर वो देखता है कि वह टी स्टॉल पे दूध पे के जो ढाबा होता है उस पर काम करते हुए, जो कि रोड पर सड़क की चाय की दुकान होती है उसमें वह काम करता है। कुछ दूर वह इंडिकेट करते हुए कहता है कि मुझे भोजन के साथ 800 रुपये मिलते हैं। राइटर से वो कहता है कि यहाँ मैं काम करता हूँ तो मुझे भोजन भी मिलते हैं, मुझे नौकरी भी मिल गई है और मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, क्या जॉब को पसंद करता है, यास्क मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, द स्टील कंटेनर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी टू lightly over his shoulder. The bag was his. The container belongs to the man who owned the tea shop. Sahib is no longer his own master. अब देखो यहाँ से पूछता है कि क्या वह इस काम को पसंद करता है, तो वह रिप्लाई तो नहीं करता, लेकिन उसका चेहरा जब वो राइटर देखता है तो वह इसमें एक एक्सप्रेशन रहता है, एक लेजीनेस रहता है, एक केयर लेसनेस रहता है, लापरवाही रहती है, जो उसके मुंह से सामने एक्सप्रेस करके आता है कि हाँ ऐसा है। अब यहाँ पर कहा गया कि जो स्टील का जो डब्बा था, उस प्लास्टिक का की थैली जो थी वह काफ़ी भारी दिखती थी और वह अपने कंधे पर उसको लटकाए रखता था। यह बैग उसकी खुद का था, स्टील डिब्बे का जो चाय की दुकान थी उसी का था। साहब अब खुद उसका मालिक नहीं था, वह किसी और की दुकान में काम करता था। अभी यहाँ तक साहब की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से दूसरी स्टोरी शुरू होती है मुकेश की। मुकेश जो है ये भी एक गरीब लड़का है, तो ये कल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तब तक आप इसको देखें समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब पे जाकर भी दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आप करते रहें इसका। गुड बाय, हैव अ गुड डे।